अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज सुबह से इस्लामाबाद में फौजी ट्रक गश्त करते रहे, सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, प्रिजन वैनें पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी। कोर्ट रूम नंबर 1 लगी। 12:20 पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा जो जुम्बिश लब है वो देते हैं और बताते हैं बड़ी अफसरदगी के साथ, बड़े कपकपाते हुए होठों के साथ कि 8-5 का स्प्लिट है, यानी 8 जजेस एक तरफ हो गए हैं और 5 जजेस दूसरी तरफ हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा मिनॉरिटी जजेस के अंदर और मिनॉरिटी जजमेंट लिखने वाले जजेस के अंदर है। ये मिनॉरिटी जजमेंट जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से लिखी गई और मेजॉरिटी जजमेंट पढ़ने को कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो मेजॉरिटी जजमेंट पढ़ के सुनाए। और हुआ कुछ यूं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ठहरती है। 15 रोज के अंदर अंदर अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से लिस्टें जमा करानी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बड़ा फैसला आज 13 रुकनी बेंच ने सुना दिया है और इस फैसले की जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है जो समझने से ताल्लुक रखती है। देखिए, 2 रोज इजलास होते रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ब्रदर जजेस को मनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जज नहीं माने। हमने आपको बताया कि कल के इजलास में जो ब्रेक थ्रू हुआ वो जस्टिस काजी फायज ईसा के बिल्कुल हार जाने के बाद, सरेंडर कर जाने के बाद हुआ कि अब तो फैसला सुनाना है। और ये फैसला कल हो गया था कि 8-5 के साथ ये फैसला आएगा और हमारे सोर्सेज ने हमें रात में ही कंफर्म कर दिया था और हमने आपको बता दिया था। अब हुआ ये है कि ये जो फैसला आया है ये असल में जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ फैसला आया है। बहुत सारे जो ब्रदर जजेस हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा को समझा रहे थे कि इस तरीके से आईनी तरमीम अगर होगी और जजेस की एक्सटेंशन होगी, मयाद बढ़ाई जाएगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी बेहतर नहीं होगा। और अगर आप फैसला हुकूमत के हक में सुनाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट के हक में फैसला सुनाएंगे तो फिर आने वाले जो 4 चीफ जस्टिस हैं वो इस फैसले को भुगतेंगे। और अल्टीमेटली जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब देखा कि ब्रदर जजेस की बहुत बड़ी तादाद मेरी मुखालिफ सम्त में खड़ी हो गई है तो फैसला हुआ कि अब यह फैसला सुनाया जाएगा। और आज सुबह 9:30 कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के रूटीन के बेंच में यह फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब समझ आई कि रूटीन के बेंच में बिलाखिर यह फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा मिनॉरिटी जजेस के अंदर है, वो मिनॉरिटी जजमेंट पढ़ के सुना सकते हैं। मेजॉरिटी जजमेंट मॉरली, एथिकली रिवायत है, कस्टम ये है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट होती है वो मेजॉरिटी जजेस के अंदर मौजूद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो पढ़ के सुनाते हैं। और पनामा लीक्स के अंदर भी मामला यही हुआ था। आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जो जीआईटी वाला मामला था उसके अंदर भी यही हुआ था कि जो जज एजाज अफजल साहब हैं उनकी मेजॉरिटी जजमेंट थी तो उन्हें कहा गया था कि एजाज अफजल साहब आप इसको पढ़ के सुनाएं। तो यही हुआ बिल्कुल आज भी कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्योंकि मिनॉरिटी के अंदर थे और अगर आज वो अपनी रूटीन बेंच के अंदर 9:30 ये फैसला सुना रहे होते तो वो एक मिनॉरिटी जज मेजॉरिटी का फैसला सुनाता है जिससे ऑप्टिक्स भी ठीक ना जाते, जो कस्टम की, जो रिवायात की, जो कल्चर की भी शायद धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ होता। इसलिए यह फैसला हुआ कि जी पूरे का पूरा जो फुल कोर्ट है वो बुलाया जाएगा, 13 के 13 जजेस को कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बुलाया जाएगा और वो ये फैसला पढ़ के सुनाएंगे। अब होगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 77 नशिस्तें थी, 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी और 55 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी। अब 22 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही होंगी। ये वो नशिस्तें हैं जो हिस्सा बकदरे जुस्सा समझ के, माले गनीमत समझ के दीगर जमातों ने समेट ली थी। अब ये नशिस्तें इनके पास होंगी तो ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत तब्दील कर देगी या हुकूमत गिरा देगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की एक तो आवाज तवाना हो जाएगी नेशनल असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बलियों के अंदर, और नंबर 2 ये है उनकी मॉरल विक्ट्री है, अखलाकी फतह है। इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट चार्जशीट है। जस्टिस काजी फायज ईसा जिन पे वो ऑलरेडी अदब एतमाद कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक चार्जशीट बड़ी मजबूत है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को एटलीस्ट अब तो कम अज कम इमरान खान या तहरीक इंसाफ के मुकदमात से अलहदा हो जाना चाहिए। पर्टिकुलरली नैब तरामीम केस अभी चल रहा है, उससे अलहदा हो जाना चाहिए। दूसरा, बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने का मामला है। तीसरा जो है मैंडेट चोरी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज अर्ली एज पॉसिबल उसको टेकअप करे और उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को ना बिठाए। तो मॉरली तो आज इमरान खान साहब ने अपना केस साबित कर दिया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने साबित कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर ये नशिस्तें जिस तरीके से दीगर जमातों को दी गई थी अगर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती तो फिर दीगर जमातें जो सोच के बैठी हुई थी कि उन्होंने आईनी तरामीम करानी है और उसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, वो मिलती तो फिर वो कुछ करते कि फिर शायद आने वाली जो लोग हैं, जो नस्लें हैं, वो भी याद रखती कि कोई हुकूमत आई थी
جو اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ کھڑی ہوئی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے زور پہ ان سے وہ کام کرائے جو شاید کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد وہ جو ایک پریشر ہے عمران خان صاحب کا یا تحریک انصاف کا یا اپوزیشن کا, وہ خاصی حد تک بڑھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. اور عمران خان نے تو اپنے لوگوں کو ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ بھوک ہڑتال کے لیے تیار رہیں. تو بھوک ہڑتال لوگوں نے منع کیا کہ خان صاحب یہ نہ کریں, لیکن عمران خان نے کہا جی میں پہلے میں کروں گا, اس کے بعد پورا پاکستان کرے گا. تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان تیار رہیں, پورا پاکستان کرے گا, اور اس کے بعد بین الاقوامی دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ سب بھوک ہڑتال کر رہے ہوں گے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر ہوگا, لوکل اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر ہوگا. اچھا, یہ خبر اڑتی رہی, رات کو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جناب کنسرن کوارٹرز میں اس کو لے کے بڑی بے چینی ہے, سپلٹ ہے اس ڈیسیژن کو لے کے. اور کہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے بہت ناراض ہیں, بہت پریشان ہیں. یعنی یہ تاثر, میں مطلب اس کو ایک تاثر سمجھتا ہوں, میں اس کو ایک رومر سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوز فلوٹ ہوئی جو لائکلی شاید ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا, ناٹ نیسیسریلی کہ ایسا ہو. ویسے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی ہوتی کہ کسی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہو. ماضی میں بہت سارے جمہوری لوگوں نے کوشش کی کہ 2/3 میجورٹی بن جائے. جب 98 میں میاں نواز شریف کی 2/3 میجورٹی بنی تھی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. تو 2/3 میجورٹی کسی حکومت کو یا پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو ملنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کیونکہ ہائبرڈ پلس رجیم ہے, اس وقت سیم پیج پلس کی گورنمنٹ ہے, تو شاید اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے فیصلے آسانی سے اس حکومت سے کرا سکتی. تو یہ بلو ضرور ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو یا کنسرن کوارٹرز کو, اور پھر الٹیمیٹلی حکومت کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے پریشر عام آدمی کی طرف سے بڑھ رہا ہے, بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہیں, گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, انفلیشنری پریشر بہت زیادہ ہے, آنے والے دنوں میں ڈالر 328 روپے کی آواز ہے, 328 330 تک پہنچ جائے گا. تو عام آدمی سڑکوں پہ ہوگا, تاجر سڑکوں پہ ہوں گے, آپ کا جو ٹیکس پیئر ہے, جو صنعت کار ہے وہ بھی سڑکوں پہ ہوگا, اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہوں گی. تو پھر حکومت کہاں ہوگی؟ پھر حکومت تو مجھے پارلیمان کے اندر نظر نہیں آتی, پھر وزیر اعظم تو مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں نظر نہیں آتے, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کی بات ہوگی. ہاں, یہ آپ کو بتا دوں کہ اب 106 دن رہ گئے ہیں. آج کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس 106 دن ہے. اب یہ بات طے ہو گئی کہ ایکسٹینشن کا پلان بالکل کینسل ہے, نہ ایکسٹینشن مل سکتی ہے نہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے. 106 روز کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گھر چلے جانا ہے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ساتھ کیسی لیگیسی لے کے جاتے ہیں, اب بھی وقت ہے ان کے پاس کہ فیصلہ کر لیں, ادروائز لیگیسی کوئی اچھی نہیں ہوگی اور تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, میں بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.